हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी हिंदी। हिंदी में मैं आपको पढ़ा रही हूँ हिंदी साहित्य, जो हर टीचिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। यदि आप कोई भी टीचिंग एग्जाम देना चाहते हैं या फिर कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें हिंदी पूछी जाती है, हर उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हिंदी साहित्य बहुत ही हेल्पफुल है। हर एग्जाम में हिंदी साहित्य से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप यूपी टैट एग्ज़ाम देना चाहते हैं या फिर सुपर टैट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस वहाँ पर साहित्य से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए, यूपी टैट एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चंस होते हैं जो प्रमुख कवि जो है उनकी रचनाएं उसमें पूछी जाती हैं या फिर उनकी पंक्तियाँ पूछी जाती हैं। तो हिंदी साहित्य से 2 से 3 क्वेश्चंस यूपी टैट के एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं और सेम इसी तरीके से सुपर टैट में भी हिंदी साहित्य से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए, ऐसा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जिसमें हिंदी पूछी जाती है, वहाँ हिंदी साहित्य से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैंने हिंदी साहित्य में आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल के भी, जो आधुनिक काल को डिवाइड किया गया है उसमें भी मैंने आपको भारतेंदु युग, द्विवेद युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग सारे ही पढ़ाकर यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट पर अपलोड कर दिया है। आज मैं आधुनिक काल का प्रयोगवादी युग आपको पढ़ाऊंगी और आज आधुनिक काल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आधुनिक काल क्या मतलब, पूरा हिंदी साहित्य आज इस वीडियो में मैं कवर करा दूंगी, मतलब सारा ही कंप्लीट हो जाएगा। 1 बाय 1 हर वीडियो को रिकॉर्ड करके मैंने डाला है। तो चलिए अब बात ना करते हुए स्टार्ट करते हैं कि प्रयोगवादी युग का जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक है और वो कब से कब तक रहा और उसमें कौन से कवि आए और किसकी क्या रचना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं सब आपके साथ डिस्कस करूंगी। चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं प्रयोगवादी युग। प्रयोगवादी युग का जो टाइम पीरियड है वो है 1943 ईस्वी से अब तक, मतलब 1943 से अब तक। प्रयोगवादी युग का जो टाइम पीरियड है वो क्या है, 1943 ईस्वी से अब तक का जो टाइम पीरियड है वो है प्रयोगवादी युग का टाइम पीरियड। देखिए, प्रयोगवादी कविता का आरंभ सन 1943 में अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक से हुआ। ठीक है, प्रयोगवादी कविता का आरंभ कब हुआ? सन 1943 ईस्वी में अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक से हुआ। ठीक है, किससे? अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक से हुआ है। देखिए, इसी तरीके से अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी प्रयोगवादी युग के कवि और उनकी रचनाएं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, अज्ञे के बारे में तो आपको बहुत ही, जितनी भी अज्ञे से रिलेटेड रचनाएं वो सब आपको पढ़ने लिए हैं बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि एग्जाम में पूछी जाती हैं अज्ञे से रिलेटेड। जैसे कि अज्ञे के जो अज्ञे कवि हैं कौन से युग के हैं? प्रयोगवादी युग के हैं। मतलब वैसे तो ये आधुनिक काल को डिवाइड किया गया है, जैसे कि आधुनिक काल को डिवाइड किया गया है भक्ति काल, नहीं, आधुनिक काल को डिवाइड किया गया है उसमें प्रगतिवादी युग में, द्विवेदी युग में। ठीक है, तो इस तरीके से जो इन्हें युग में डिवाइड किया गया है, किसको? आधुनिक काल को। तो आधुनिक काल के कवि कौन है? अज्ञे। आधुनिक काल के किस युग में आते हैं? ये प्रयोगवादी युग में आते हैं अज्ञे। तो देखिए, इन्होंने क्या लिखा है, इनकी जो रचनाएं हैं वो है हरी घास पर क्षण भर, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रोंदे हुए, इत्यालम, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार। ये जो अज्ञे के मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं जो मैंने यहाँ पर लिखी हैं, आपको याद रखनी है। हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रोंदे हुए, इत्यालम और आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कितनी नावों में कितनी बार किसने लिखा है, तो आपका आंसर होगा आज्ञा ने लिखा है कितनी नावों में कितनी बार। इसी तरीके से नेक्स्ट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा मुक्ति बोध। मुक्ति बोध का आता है, देखिए, चांद का मुंह टेढ़ा किसने लिखा है? चांद का मुंह टेढ़ा लिखा है मुक्ति बोध ने। और इन्होंने और कौन सा वर्क लिखा है? भूरी भूरी खाक धुली। देखिए, आप बिल्कुल ऐसे ले बनाकर इसको याद कर सकते हैं कि भूरी भूरी खाक धुली किसने लिखा? मुक्ति बोध ने लिखा है। मुक्ति बोध के जो 2 वर्क मैंने आपके साथ डिस्कस किए, मैं वो वर्क डिस्कस कर रही हूँ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत पूछे जाते हैं या जिनके पूछे जाने की संभावना है। तो मुक्ति बोध ने क्या लिखा है? चांद का मुंह टेढ़ा और भूरी भूरी खाक धुली, तो आपको याद रखनी। और अज्ञे का क्या? कितनी नावों में कितनी बार, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है अज्ञे का ये वाला, आपको ये बिल्कुल अपने माइंड में रखना है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए, शमशेर बहादुर सिंह ने क्या लिखा है? चूका भी हूँ नहीं मैं, चूका भी हूँ नहीं मैं, बात बोलेगी, काल तुझसे होड़ है मेरी, काल तुझसे होड़ है मेरी। तो देखिए, शमशेर बहादुर सिंह ने लिखा है, आप याद रखिएगा शमशेर बहादुर सिंह, जैसे कि शमशेर से याद रख लो, बहादुर सिंह से ही आप याद रख सकते हैं कि चूका भी हूँ नहीं। बहादुर आदमी कैसे होते हैं? आप एक कीवर्ड बना लीजिए कि जैसे बहादुर आदमी कैसे होते हैं, किसी से भी नहीं चूकते हैं। तो चूका भी हूँ नहीं मैं। ठीक है, तो ये किसका है? शमशेर बहादुर सिंह का। बात बोलेगी, बहादुर लोगों की बातें क्या करती हैं? बोलती हैं। तो इस तरीके से याद रखेगा, बात बोलेगी किसका? शमशेर बहादुर सिंह का। काल तुझसे होड़ है मेरी, किसने लिखा? शमशेर बहादुर सिंह ने लिखा। ठीक है,
चूका भी हूं नहीं मैं, बात बोलेगी काल तुझसे होड़ है मेरी। ये सारी रचनाएं किसकी हैं? शमशेर बहादुर सिंह की हैं। ठीक है, अभी तक मैंने आपको 3 कवि के बारे में बताया, एक तो अज्ञे के बारे में बताया, एक मुक्तिबोध के बारे में बताया और एक शमशेर बहादुर सिंह के बारे में बताया। इनके जो वर्क हैं, इनकी जो ये रचनाएं हैं, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 101% एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे कि आगे की मैंने आपको बताई कि कितनी नावों में कितनी बार, बिल्कुल समझ लिया, हर एग्जाम में देखी जाती है। साहित्य से अगर कोई रचना पूछी जाती है तो कितनी नावों में कितनी बार, 101% उसके चांस है पूछे जाने के। और इस तरीके से मैंने आपको शमशेर बहादुर सिंह की बताई कि ये वाली इनकी रचना देखी जाती है, काल तुझसे होड़ है मेरी, ये चूका भी हूं नहीं मैं। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी देखने को मिल जाएगी, बात बोलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखनी है। मुक्तिबोध, मुक्तिबोध का क्या है कि चांद का मुंह टेढ़ा, चांद का मुंह टेढ़ा भूरी भूरी खाक धुली, ये आपको याद रखनी है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी ही बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं वही डिस्कस करूंगी जो एग्जाम में पूछी जाती है, इनके पूछे जाने के चांस है। अब चलिए चलते हैं आगे। जो इसमें और कवि हैं जैसे कि भवानी प्रसाद मिश्र हुए, धर्मवीर भारती की मोस्ट इंपॉर्टेंट है, धर्मवीर भारती की एग्जाम में पूछी जाती है, और केदारनाथ की। तो मैं वो भी रचनाएं आपके साथ डिस्कस करती हूँ कि धर्मवीर भारती ने कौन सी रचनाएं लिखी हैं या फिर केदारनाथ की कौन सी रचनाएं हैं। और इसी तरीके से भवानी प्रसाद मिश्र, बस मैं वही वही डिस्कस करूंगी जो एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं भवानी प्रसाद मिश्र की तरफ। उन्होंने कौन सी रचनाएं लिखी है वो मैं आपको बताती हूँ। चलिए अब मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ भवानी प्रसाद मिश्र। देखिए, इन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं, इन्होंने लिखा है सतपुड़ा के जंगल। एग्जाम में पूछे जाते हैं, बताइए सतपुड़ा के जंगल किसने लिखी? तो आपका आंसर होगा भवानी प्रसाद मिश्र ने लिखी है। गीत फरोश किसने लिखी है? भवानी प्रसाद मिश्र ने लिखी। टूटने का सुख किसने लिखा है? भवानी प्रसाद मिश्र ने। देखिए, इन तीनों में भी सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है और पेपर में पूछी जाती है, 101% जिसके चांस है, वो है सतपुड़ा के जंगल। सतपुड़ा के जंगल किसने लिखी है? भवानी प्रसाद मिश्र ने लिखी है सतपुड़ा के जंगल। अब चलिए मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती ने कौन से लिखे हैं? धर्मवीर भारती के तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धर्मवीर भारती ने लिखा है ठंडा लोहा। कौन सा लिखा है? ठंडा लोहा। और लिखा है 7 गीत वर्ष। धर्मवीर भारती का है ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष। ठीक है, तो धर्मवीर भारती ने 2 वर्क इनके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और भी इन्होंने बहुत वर्क लिखे हैं, लेकिन मैं वो डिस्कस कर रही हूँ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। पहला ठंडा लोहा और दूसरा इनका कौन सा वर्क मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ? 7 गीत वर्ष। ये 2 आप अपने माइंड में रखिएगा, यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। धर्मवीर भारती का ठंडा लोहा और 7 गीत वर्ष, दोनों वर्क इंपॉर्टेंट हैं, दोनों ही आपके साथ डिस्कस किए हैं, आप अपने माइंड में रखिएगा, एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और भवानी प्रसाद मिश्र का सतपुड़ा के जंगल, ये आपको अपने माइंड में रखना है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। बस वही मैं डिस्कस करूंगी जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी केदारनाथ ने कौन कौन से वर्क लिखे हैं। देखें, केदारनाथ की जो रचनाएं हैं वो है जैसे कि जमीन पक रही है, जमीन पक रही है। ठीक है, तो केदारनाथ का कौन सी रचना है? जमीन पक रही है, किसकी है? केदारनाथ ने लिखी। देखो, यहाँ से देखो, यहाँ से देखो किसने लिखी? केदारनाथ ने लिखी। अकाल में सांस, अकाल में सांस, तो ठीक है, अकाल में सांस ये किसने लिखी है? केदारनाथ ने लिखी है। अभी बिल्कुल अभी, ये भी किसकी रचना है? ये भी केदारनाथ की है। ठीक है, तो केदारनाथ की जितनी रचनाएं थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस करी। जैसे कि जमीन पक रही है, यहाँ से देखो, अकाल में सांस, अभी बिल्कुल अभी, तो ये किसकी रचनाएं हैं? ये केदारनाथ की रचनाएं। देखिए, आपके साथ मैंने हर उस कवि की रचना डिस्कस करी है जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल है। प्रयोगवादी युग में जितना मैंने आपको बताया, आप इतनी रचनाओं को अपने माइंड में रखें, इससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, भवानी प्रसाद मिश्र की आपको कौन सी माइंड में रखनी है? इनके रखनी सतपुड़ा के जंगल, और धर्मवीर भारती की ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष। ठीक है, और केदारनाथ की आपको कौन सी रखनी? जमीन पक रही है, यहाँ से देखो, अकाल में सांस, अभी बिल्कुल अभी, ये आपको केदारनाथ की याद रखनी है। और अज्ञे की आपको याद रखनी है, कितनी नावों में कितनी बार, अज्ञे का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हरी घास पर छड़ भर, ये आपको याद रखनी है। आंगन के पार द्वार, अज्ञे के हो गए सारे। अब मुक्तिबोध का आपको याद रखना है, चांद का मुंह टेढ़ा, चांद का मुंह टेढ़ा भूरी भूरी खाक धुली। ठीक है, इसी तरीके से आपको शमशेर बहादुर सिंह के रखने, चूका भी हूं नहीं मैं, बात बोलेगी काल तुझसे होड़ है मेरी। शमशेर बहादुर सिंह, बहादुर के नाम से आपको रिलेट कर कर याद रखनी है चीज़ें, तो आपको समझ में आ जाएंगे। आई होप कि जितना मैंने पढ़ा है आपको समझ में आया होगा। और देखिए, बस सिर्फ मैंने वो कभी डिस्कस किए हैं जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको जितना मैंने बताया आपको समझ में आएगा, और एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आपके 1 से 2 नंबर यहीं से पक्के हो जाएंगे। चलिए, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, उन तक ये वीडियो
पहुंचाएं। जो भी बच्चा कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है या कोई भी ऐसा कॉम्पिटेटिव एग्जाम जिसमें हिंदी पूछी जाती है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। और आप अभी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल राज स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि मैं जो भी वीडियो बनाकर अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच जाएगा। और कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय ज़रूर दें कि आपको कितना समझ में आया, ताकि उसी तरीके से मुझे पता चले कि मुझे किस तरीके से और इम्प्रूवमेंट करके बच्चों को चीज़ें बतानी है। ठीक है, जो आपकी रिक्वायर होगी उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊँगी। आई होप कि आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे और मुझे कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि कौन से कवि को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार क्यों दिया जाता है और कौन से कवि की कौन सी रचना की वजह से उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो मैं सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूंगी। ठीक है, आई होप कि आपको यहीं से एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को भी मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में, किस कवि को कौन सी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, वो सब मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ज्ञानपीठ पुरस्कार के साथ। तब तक आपके लिए थैंक यू।